हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। इंडिपेंडेंस डे के इस अवसर पे आप सभी को एंड आपके पूरे परिवार को क्लैट पॉइंट की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और थोड़ा सा जान लेते हैं इस बार के इंडिपेंडेंस डे के बारे में। तो इस बार भारत अपना 77वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है और इस बार की जो हमारी थीम है वो है प्रायोरिटाइजिंग द नेशन एट ऑल टाइम्स। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा और जान लेते हैं इतिहास के बारे में, बहुत बेसिक सा, फिर हम सेशन पे आएंगे। देखो, कैसे देश को आज़ादी मिली इसकी तो अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों ने अगर 10th 11th 12th में कभी भी पढ़ी होगी तो इसके बारे में पढ़ा होगा। बट अगर शॉर्ट में इसको हम समझें कि लास्ट स्टेप क्या था इस आज़ादी का, तो देखो माउंटबेटन प्लान जो है वो आया था, ठीक है, 1947 में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो वापस कर देंगे भारत को। लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, उन्होंने एक प्लान प्रपोज किया था पार्टीशन का, इंडियन पाकिस्तान का, और इसीलिए पाकिस्तान को फिर 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे अपना मनाता है और भारत जो है वो 15 अगस्त को बनाता है। क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी थे, उन्होंने मिडनाइट ऑफ 15 को ही ये किया था, मतलब अनाउंस किया था। वो स्पीच भी आपको यूट्यूब पे सुनने को मिल जाएगी। तो वो वहाँ से जो है फिर 15 अगस्त को हम हमारे देश का इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। देखो, आगे बढ़ेंगे उससे पहले क्लैट 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हमारा क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। 17,999 रुपीज़ का ये कोर्स है। 7 बुक्स, लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको मिलेगा। और अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर आवर विजेता बैच। 2 ईयर्स की फीस 32,999 है। पूरी डिटेल इन कोर्सेज के आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, डेमो क्लासेस मिल जाएंगे, सारी जानकारी मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर भी है टीम का, आप कॉन्टैक्ट करके भी जानकारी ले सकते हैं। क्लैट के मॉक्स, अगर आप एनएलसेट के मॉक्स चाहते हैं, एनएलसेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं देन आर प्रारंभ बैचेस फॉर यू। तो ये सारे कोर्सेज की डिटेल आपको हमारे ऐप पे मिलने वाली है। डाउनलोड इट, गो थ्रू विद द डेमो क्लासेस विद द डिटेल्स। कोई प्रॉब्लम फंसती है, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कांटेक्ट करके भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है 51 किल्ड एज रेन लैंडस्लिप्स रॉक हिमाचल प्रदेश। तो ये कोई अभी नई न्यूज़ तो है नहीं। आपको पता होगा कि मनाली शिमला जाने वाला रूट पे पहले जब बारिश बहुत तेज हो गई थी तो पूरा पानी बह के पुल टूट गया था। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे समय में थोड़ा सा ट्रैवल अवॉइड करिए। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो नहीं है, बट हाँ आपको देश दुनिया में क्या हो रहा है उस हिसाब से समझने के लिए ठीक था। इसके बाद देखो, आज द हिंदू का जो टेक्स्ट वाला पेज है ना, इसमें द न्यू बिल्स टू ओवरहॉल क्रिमिनल लॉज करके एक पूरा आर्टिकल आया हुआ है, जिसको हमने कल डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा एक बार इसको रीड कर लेना अगर न्यूज़पेपर एक्सेसिबल हो। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं कि कुछ नए पॉइंट्स निकल रहे हैं, जो कल हमने डिस्कस किया वही चीज़ें हैं, इसीलिए हम इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। बट अगर आप रीड के पर्सपेक्टिव से करना चाहते हो, रीडिंग के पर्सपेक्टिव से, तो ये टेक्स्ट वाले पेज पे इसको जरूर पढ़ लेना। ठीक, इसके बाद देखो अगला न्यूज़ है फ्रॉम पाकिस्तान। हिंदू मैन अरेस्टेड फॉर एलिजिडली कमिटिंग ब्लास्फेमी इन पाकिस्तान। ब्लास्फेमी क्या होता है? बेसिकली रिलीजन का अपमान करना इस ब्लास्फेमी। आपको ये पंजाब में, इंडिया में भी एक बार ये चीज़ हुई थी, तो मतलब अभी रिसेंट में हुई थी। ऐसे तो बहुत बार केसेस ब्लास्फेमी के देखे जाते हैं। तो अभी ये पाकिस्तान के पंजाब में एक हिंदू मैन के ऊपर ये चार्जेस लगे हैं। तो ये न्यूज़ है, ऐसे कोई डिटेल वाली न्यूज़ नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और वन लाइनर टाइप की न्यूज़ है। अनवर उल हक कक्कर, ये अभी इंटर्म प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आप बोल सकते हो, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते हैं तब तक। ठीक है, अब आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट को लेके कुछ दिन पहले हमने एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट देखा था। आप सभी से मेरा क्विज का क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में उस केस का नाम बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ना उस वर्डिक्ट के अगेंस्ट में सरकार क्या करती है? सभी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट को ओवर पावर करना होता है तो क्या करती है? आपने दिल्ली वाले केस में भी देखा, जब वो ISN इनके ऊपर कंट्रोल के ऊपर बात आ रही थी, तो सरकार एक बिल लेके आती है, एक एक्ट बनाने की कोशिश करती है कि जो पुराना वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का वो ओवरटर्न हो जाए। तो अभी सरकार ने यही किया है। इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के लिए जो है ना, एक अभी बिल लेके आई है पार्लियामेंट के अंदर। तो पहले हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या था,
जो हमने पहले भी देखा हुआ है, और फिर हम अभी का कंटेक्स्ट से उसको रिलेट करके समझेंगे। ठीक है, पहले देखो थोड़ा सा समझते हैं कि क्यों ये सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आया था, तो क्यों आया था, क्या रीजन थे। देखो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को लेके ना बहुत चर्चा का विषय ये बना रहता है। मैं आपको ना इसको थोड़ा सा इनडायरेक्टली तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि क्लैट पॉइंट में हमारे पास 40 लोगों की टीम है आज की डेट में। ठीक है, अब इन 40 लोगों की टीम में से मोस्ट ऑफ द पीपल जो मेरे अंडर में है, जो मेरी टीम के अंदर है, मान लो 6-7 लोग हैं, ठीक है, जिनको मैं हेड करता हूं। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, बस ऐसे समझना, हाइपोथेटिकली समझने की कोशिश करना। अब वो 6-7 लोग जिनको मैं हेड करता हूं, उसमें से किसी के पास ना एक कार है और मेरे पास कार नहीं है। सब हाइपोथेटिकल चल रहा है, बस समझने के लिए समझते चलो। मुझे एक दिन ना किसी की कार लेके घूमने जाना था, तो मैंने जो है, मेरे जो जूनियर्स थे जो मेरे अंडर में, मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई मुझे तुम्हारी कार चाहिए। उस बंदे की इच्छा तो नहीं थी मुझे मना करने की, बट उसको ये भी पता है कि ही इज माई बॉस, नहीं करूंगा तो ये दुखी हो जाएंगे, तो वो मुझे अपनी कार यूज करने के लिए दे देता है। बस यही प्रॉब्लम ना इनमें भी होती है। देखो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में इतना ही क्रिटिसिज्म या फिर इतना ही चर्चा का विषय क्यों है, क्योंकि फिलहाल जो प्रोसेस है ना इलेक्शन कमीशन को अपॉइंटमेंट की, वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा ही है, और गवर्नमेंट के अधीन तो नहीं कहोगे आप डायरेक्टली, बट कहीं ना कहीं फेवर रिटर्न करने की बात होती है। जैसे कि गवर्नमेंट ने इनको हायर किया, तो इनको पता है कि भाई, ऐसा ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात हो रही है, और ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन की बात नहीं है, ऐसे जितनी भी बॉडीज है ना जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, वहां पे देखने को ये मिलता है कि कहीं ना कहीं फेवर रिटर्न वाला चीज आ जाती है। तो सरकार से बहुत बार चीजें देखने को मिलती है। जैसे 2019 इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन के ऊपर यह आरोप लगा रही थी अपोजिशन पार्टीज कि इन्होंने डेट बहुत लेट अनाउंस करी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी बहुत बाद में आया, जब सरकार ने अपनी नई नई स्कीम्स लॉन्च कर दी, इस तरीके की चीजें आ रही थी। ठीक है, तो ये सारी चीज हुई। अब क्या हुआ, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच, जिसका नाम मैंने आपसे अभी कमेंट सेक्शन में बताने को कहा है, आप सभी बताना, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच ने एक वर्डिक्ट दिया। वर्डिक्ट में क्या दिया कि इलेक्शन कमीशन को ना एक पैनल अपॉइंट करेगा। कौन अपॉइंट करेगा? पैनल। पैनल में कौन कौन होगा? सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, ठीक, फिर CGI ऑफ इंडिया, ठीक, और तीसरा है लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये पैनल में कौन कौन होगा अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, CGI हिमसेल्फ प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, तो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच का वर्डिक्ट आया था। अब क्या हुआ, देखो इसमें अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो एक ही हैं, प्राइम मिनिस्टर, बाकी 2 उनके अपोज में हैं। तो अगर यहां से चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुने जाते, इलेक्शन कमिश्नर चुने जाते, तो आप ये कह सकते थे कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम सा ही हो जाता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक ही इंसान है, एक ही वोट है उनके पास, 2 का वोट ज्यादा होता है। तो अगर ये लोग जो नाम रिकमेंड करते हैं प्राइम मिनिस्टर को उनकी सुननी पड़ती। इसी के चलते हुए हमारी सरकार जो है ना वो अभी एक लॉ लेके आ गई है और पार्लियामेंट में एक बिल लेके आई है जिसका नाम क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023। देखो ऐसा ही एक बिल ऑलरेडी 1991 वाला चल रहा है, बस नाम वही है और ईयर इन्होंने अभी 2023 इसका कर दिया है। ठीक है, तो सरकार ये जो नया बिल लाई है ना, इसमें क्या प्रावधान है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो, इलेक्शन कमीशन एज पर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच मेंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर, द प्रेसिडेंट में डिसाइड। ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है, मतलब ये तो नॉर्मल चीज है जो आपको पता है इलेक्शन कमीशन के बारे में। अब इन्होंने क्या बनाया है, इन्होंने जो पैनल सिलेक्शन कमेटी बनाई है, ठीक है, इस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर, ठीक, लीडर ऑफ अपोजिशन प्लस एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसमें कौन कौन होगा? सबसे पहले देखिए प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा। वहां पे जब हमारी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था तो उसमें क्या था, उसको मैं ब्लू से लिख देता हूं, PM होंगे, ठीक, CGI हिमसेल्फ प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन। और अभी जो ये बिल आया है इसमें क्या बता दिया गया है? PM होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा।
तो आपको देखने से ही समझ में आ रहा है कि दो लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो चुके हैं, तो यहाँ पे फिर गवर्नमेंट की जो मतलब अथॉरिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी एंड जो गवर्नमेंट जिनको चाहेंगे वही यहाँ पे अपॉइंट होंगे। तो ये एक प्रावधान अभी इन्होंने इस बिल में किया है। दूसरा देखो, एक सर्च कमेटी का कॉन्सेप्ट है। सर्च कमेटी क्या है? ये 5 नाम रिकमेंड करेगी, इन्हीं 5 नाम में से सिलेक्शन कमेटी को बंदा अपॉइंट करना होगा। बट यहाँ पे आप एक चीज समझ लीजिएगा कि सर्च कमेटी का नाम जो 5 सजेशन में आया है, इट्स नॉट नेसेसरी कि सिलेक्शन कमेटी को वही नाम फाइनल करना है। सिलेक्शन कमेटी उसके अलावा भी किसी नाम को फाइनल कर सकती है। तो सर्च कमेटी का नाम क्या है कि 5 नाम ये प्रपोज करेंगे कि भाई इन 5 में से आप जो है वो किसी को अपॉइंट कर सकते हो। अब देखो एक और चीज है, पहले जो इलेक्शन कमीशन थी ना, या जो पहले वाला आपका जो एक्ट था 1991 वाला, इसके अंदर ना क्वालिफिकेशन नहीं दी गई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की या फिर इलेक्शन कमिश्नर की। तो ये जो नया बिल आया है ना, इसमें इन्होंने क्वालिफिकेशन दे दी है। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या दी है देख लेते हैं। इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज सीईसी और इलेक्शन कमीशन। पहले ये नहीं था बट अभी है। मतलब इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विल एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, सच पर्सन मस्ट हैव एक्सपर्टीज इन मैनेजिंग एंड कंडक्टिंग इलेक्शंस। ठीक है, इसके बाद देखो एक और चीज यहाँ पे है, टर्म ऑफ ऑफिस क्या सर चेंज कर दी है कि पहले जैसी ही है? तो 1991 वाले एक्ट में भी यही था कि 65 ईयर्स हो या 6 साल पहले हो जाए, जो दोनों में से हो, तो वही यहाँ पे भी है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसके बाद कंडक्ट ऑफ बिजनेस हो गया। हाँ, यहाँ पे एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या था ना कि रिमूवल कैसे हो सकता है? देखो रिमूवल के लिए पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नॉट देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था ना, उसको रिमूव किया जा सकता था जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है इन पार्लियामेंट जो भी प्रोसेस होती है। बट अब क्या किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी वैसे रिमूव किया जा सकता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को किया जाता है। साथ ही साथ इलेक्शन कमिश्नर को भी वैसे ही रिमूव किया जा सकता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को किया जाता है। तो अब यहाँ पे इक्विवेलेंट कर दिया है, पहले ये चीज डिफरेंस देखने को मिलती थी। अब थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। It is an autonomous constitutional authority responsible for administrating union and state election process in India. It was established in accordance with the Constitution on 25th of Jan 1950, जिसको नेशनल वोटर्स डे की तरह भी मनाया जाता है। The body administer election। अब देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इलेक्शन कमीशन इनमें से किसके इलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसे कि म्युनिसिपैलिटीज की इलेक्शन कमिश्नर नहीं कराती है, इलेक्शन कमीशन नहीं कराती है। तो देखो किस किस का कराती है? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन इंडिया एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कोई आपसे पूछ ले कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए कौन जिम्मेदार है, रखता है या कौन रेगुलेट करता है, तो जवाब होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, बट ये जो है स्टेट में जो म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत के इलेक्शंस होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होती हैं हर स्टेट के अंदर, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ठीक है, क्लियर हो गया, ये समझ में आया? ठीक है, इसके बाद देखो अगर आपसे पूछ लें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रोविजन के अंदर या कहां से किस आर्टिकल के अंदर आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में मिल जाएगा, तो पार्ट 15 आर्टिकल 324 से 329 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट डील्स विद द इलेक्शन एंड एस्टेब्लिश अ कमीशन फॉर दीज मैटर्स। अब देखो अगर आप पहले की बात करोगे ना, तो हमारे देश के इलेक्शन कमीशन में एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, बट 1989 में अमेंडमेंट आया और उसके बाद इसमें यह होगा कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से सपोर्टिव इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर सकती है और वो समय समय पे अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती है। तो अभी तो जो मुझे याद है लास्ट टाइम चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 जो हैं आपकी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ वही लिखा हुआ है देखिए, है ना। इसके बाद कौन अपॉइंट करता है इलेक्शन कमिश्नर को? प्राइम मिनिस्टर, सीजीआई, कौन? तो देखो इसका जवाब है प्रेसिडेंट अपॉइंट सीईसी एंड इलेक्शन कमिश्नर। टेन्योर क्या है? फिक्स टेन्योर है 65 ईयर्स में या फिर 6 साल, जो भी इन दोनों में से पहले आ जाएगा वो यहाँ पे इनका टेन्योर उसी हिसाब से खत्म हो जाएगा। देखो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई 65 ईयर्स का पहले हो जाएगा तो फिर वो अपनी पोस्ट से मतलब उनको जाना पड़ेगा, रिटायर हो जाएंगे। और या फिर अगर कोई मान लो 55 की एज में इलेक्शन कमिश्नर बनता है तो वो 6 साल जोड़ लो
तो व्हेन ही विल बी फॉर ऑफ 61, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर पर्क, सैलरी एंड एवरीथिंग के लिए ये एलिजिबल होते हैं और इनको वो मिलती है, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग दिस, और इसमें अब कुछ तो और ऐसा है नहीं। इसके बाद एक देखो इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस का वेकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, देखो पता है ना आपको, छुट्टियाँ होती हैं जैसे कि समर वेकेशन या इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। इंपॉर्टेंट केसेस जब आते हैं तो फिर लोगों को मतलब वैसे ही इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं और पेंडिंग हो जा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ है ये, आपके एग्जाम के लिए इतना कुछ इसमें खास नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए इस दुनिया के हिसाब से, तो वही है ये, ठीक है। तो दिस इज़ इट मेन। इसमें आज जो हमने आर्टिकल देखा है ना वो इलेक्शन कमीशन वाला देखा है, तो वो आप सभी लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना, नोट्स बना लेना, और बस यही है, ठीक है। और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो। देखो आपके एग्ज़ाम सब काफ़ी पास में हैं, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखो कि मेरा यही आप लोगों को सजेशन है कि कंसिस्टेंट रहो। मतलब ऐसा मत करना कि कभी 2 घंटे पढ़ ले रहे हो, किसी दिन 5 मिनट भी नहीं पढ़ रहे हो, किसी दिन 10 घंटे पढ़ ले रहे हो। अब एग्ज़ाम इज़ वेरी नियर, तो अब ना कंसिस्टेंसी से ही काम होगा। तो भले थोड़ा थोड़ा पढ़ो, मतलब 3 घंटे पढ़ रहे हो, 2.5 घंटे पढ़ रहे हो, पर वो कंसिस्टेंटली करते चलो, ठीक है। और इसको बढ़ाओ, टाइम को आपके बढ़ाओ। और जो 12th में बच्चे हैं ना उनके लिए स्पेशली कि प्रायोरिटी अपनी अब चुन लो, क्योंकि दोनों चीज़ में इक्वल करके चलोगे तो नहीं हो पाएगा। किसी को तो थोड़ा कम करना पड़ेगा, चाहे वो क्लैट की प्रिपरेशन है, चाहे वो 12th है, ठीक है। एंड यू डिसाइड योरसेल्फ। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।